हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स में अरिहंत प्रकाशन की जो किताब होती है, इसमें से प्रश्नावली 1.2 लेकर के आए हैं। एक नई शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 9 के मैथमेटिक्स को भी पढ़ाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। हम और आप मिलकर यहाँ पे इस पूरे एक्सरसाइज को देखने और सीखने वाले हैं। तो लाइक वाइक कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे भाई इसमें है क्या क्या चीज़ें, वो हमको समझना है अपरिमेय संख्याओं को, दशमलव प्रसार को। और सबसे पहले तो हमें दशमलव प्रसार को ही सीख लेना होगा, ठीक, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। दशमलव प्रसार ये क्या चीज़ होती है? जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, दशमलव है और प्रसार बने फैलाव है, ठीक। दशमलव है और फैलाव है। देखिए भैया, कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 3 से भाग दे दीजिए, आप 5 को भाग दीजिए, ठीक, ओके। और 3 से ही भाग दे दीजिए, यहाँ पे 9 को भाग दे दीजिए। और 3 से क्या भाग दे, अब 2 से भाग दे देते हैं 5 को, और 2 से ही भाग दे देते हैं 4 को, ठीक। ये कुछ भाग है जो हम दे लेंगे तो हमें दशमलव प्रसार समझ में आ जाएगा। 3 से भाग करते हैं, 3 1 3 होता है, बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18 बचेगा 2, और 0 अपने आप बढ़ जाएगा, 3 6 18, फिर 0 बढ़ जाएगा, 2 उतरने के मतलब घटाने के बाद 2 बचेगा। और यहाँ पे आपको समझ में आता है कि जो 6 6 है वो बार बार आने वाला है, ठीक। 3 से भाग करेंगे, 3 3 का 9, और ये ख़त्म हो चुकी है बातें, उसमें हो गया। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनिया 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, और ये ख़त्म होगी कहानी। ये कहानी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। और 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 दूनिया 4, ये कहानी भी समाप्त हो जाएगी। तो भैया देखेंगे, दशमलव प्रसार यानी भाग देने के बाद दशमलव में संख्याओं को निरूपित करना, वो दशमलव प्रसार होता है। कुछ भाग ऐसे होते हैं जिसमें दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ भाग ऐसे होते हैं जिसमें दशमलव लगाने की आवश्यकता होती है। जिसमें दशमलव लगाने की आवश्यकता होती है उसमें कुछ भाग ऐसे होते हैं जो एक समय के बाद जाकर के ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उसमें भाग आगे जाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ भाग ऐसे होते हैं जो समाप्त नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर 3 6 18 होगा, और फिर 2 बचेगा, फिर 0 उतरेगा, फिर 3 6 18, ये ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यही है दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार के प्रकार को देख लिया जाता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो दशमलव के अंतर्गत हालांकि आती ही नहीं है, दशमलव इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो इसी कैटेगरी वाले होंगे। शांत दशमलव प्रसार, ये जो है शांत हो गया, ख़त्म हो चुके, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, ये अशांत कहलाता है। तो दशमलव प्रसार के प्रकार को हम देख लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये। देखो, दशमलव प्रसार जो होता है वो द्वि प्रकार का होता है। कई प्रकार का? द्वि प्रकार का। पहला वाला प्रकार है शांत दशमलव प्रसार। वही सेम चीज लिखा जाएगा, कौन लिखे उसको। तो शांत मतलब शांत, समझे? शांत मतलब शांत, भाग देने के बाद जो शांत हो जाए, ख़त्म हो जाए, आगे बढ़े ही ना बात, जिसकी बात ही आगे बढ़े ना, वो होता है शांत। 2 से भाग कर दिया जाए, 4 को तो बड़े आसानी से भाग कर ले, तो 5 को भाग किया था, 2 दूनिया 4 हुआ था, 1 बचा का, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10 हो गया। ये हो गया शांत। और जो दूसरा प्रकार होता है दशमलव प्रसार का, वो होता है आपका अशांत दशमलव प्रसार। अशांत वाले में आपने देखा था, तो जब 3 से भाग करते हैं तो क्या होता है। 3 से अगर हम भाग कर रहे हैं, 1 में दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 का 9, 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, 3 3 का 9, ये बार बार आता जाएगा, ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन ये विशेष बात ये होती है कि अशांत दशमलव प्रसार भी जो है एक ही प्रकार का नहीं होता, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। देखिए भैया, जो आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार होता है, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, वो ये वाला होता है जो अभी आपने 3 से भाग किया 1 को, तो वहाँ पे 0.3333 बार बार मिला। तो इससे
कहा जाता है आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। आवर्त का मतलब होता है बार बार आना, अनावर्त मतलब बार बार ना आना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/3 बराबर होता है 0.33333, और यहाँ पे डॉट 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 भी लगाया जाता है और इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। ठीक, तो ये जो चीज़ होती है ये होती है आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। एक होता है अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार वो होता है जो भाग देकर तो कभी नहीं मिलता। ठीक है, 7 से अगर आप 1 को भाग करोगे तब पर भी एक 6 अंकों के बाद जाकर के फिर से रिपीट करने लगता है, लेकिन 6 अंकों तक जाता है, रिपीट करना आखिरकार शुरू हो जाता है। लेकिन जो अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार होते हैं ये वाला रिपीट कभी नहीं करता है। अच्छा, ये कहाँ से मिलता है? ये अंडर रूट वाली गिनतियों से मिलता है। जब इनका वर्गमूल निकाला जाता है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, 5 और पाई की जो वैल्यू होती है, ये सभी क्या होते हैं? अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार होते हैं। इनको अपरिमेय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिमेय भी कहा जाता है। कारण यही है इनको P/Q के रूप में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ये अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार होते हैं। ये सारी गिनतियों की जो वैल्यू होती है वो अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार होता है। ये वर्गमूल लेते वक्त प्राप्त होता है। अगर कुछ उदाहरण देना चाहें, अगर आपको इस प्रश्नावली में मिलेंगे कि आप इसमें अब 2 अपरिमेय संख्याएं भी लिखिए। अपरिमेय संख्याएं यानी कि अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं। इनको जब लिखना होगा तो आपको 0.10110111011101 इस भांति लिखना होगा, जिसमें आप कहेंगे कि 10-10 बार-बार आ रहा है या फिर 11-11 बार-बार आ रहा है, तो ये रिपीट करने वाला चीज़ें नहीं है, यानी ये रिपीट नहीं कर पा रहा है। कुछ इस पैटर्न का बना सकते हैं 0.100100100000000 ऐसा वाला भी पैटर्न आप पकड़ सकते हैं लिखने के लिए, जब भी आपसे उदाहरण में पूछा जाएगा, फिर बीच में अपरिमेय संख्याएं पूछा जाएगा। अब आप कहोगे कि ये क्या है? यहाँ पे कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रही है, पुनः उसका दोहराया नहीं जा रहा है। इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है और इनको अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार यानी अपरिमेय संख्याओं का अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार होता है। जिनका भी अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार है वो अपरिमेय है, और जो अपरिमेय है उनका अनावर्ती दशमलव प्रसार है। यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के जैसे बिल्कुल हैं। ठीक, तो आपने समझ लिया दशमलव प्रसार होता कितने प्रकार का है और कैसे कैसे इन्हें लिखा जा सकता है, कैसे कैसे ये प्राप्त होते हैं, कैसे कैसे ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने समझ ली हैं, मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त रहेगा। अब प्रश्नावली पे हम चल सकते हैं ताकि चीज़ों को आगे बढ़ते हुए हम देख सकें। ठीक, तो चलो देखते हैं। तो अगर आप अरिहंत की किताब उठाते हैं तो उसमें जो पहला प्रश्न मिल जाता है वो देखते हैं। क्या है पहला प्रश्न? प्रश्नावली आपको 1.2 दिखाई दे रही है। इसमें कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, सत्य हैं या असत्य, कारण सहित क्या कीजिए? उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण के साथ आपको बताना है। तो पहला इसका क्वेश्चन हम देख पाते हैं। हम क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, इसके केवल आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को सरल रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या को सरल रेखा पे निरूपित कर सकते हैं? तो कहेंगे हाँ, उत्तर है हाँ, या फिर आप लिख लीजिए सत्य, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं हम। हाँ, क्योंकि भैया अब क्योंकि संख्या रेखा पर पूर्णांक या फिर कह सकते हो परमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है। ये हो जाएगा आपका आंसर।
देखिए जो परमेय होते हैं और जो अपरमेय होते हैं, इन्हीं दोनों को मिलाकर बनता है वास्तविक संख्या। और जब परमेय को भी आप निरूपित कर लेते हैं, अपरमेय को भी निरूपित कर लेते हैं, तो वास्तविक संख्याएं तो खुद ब खुद निरूपित हो जाएंगी। तो इस बात को समझ लिया आपने। कारण क्या है, ऐसे लिख देना है। अब देखो भैया, जो संख्या रेखी होती है ये होती है। आप सभी पूर्णांकों को तो पहले ही इस पे दिखा लेते हो। सभी पूर्णांक जो होते हैं उस पे तो आपको ये दिखाई दे रहे होते हैं, 1 0 1 2 3 और ये -1 -2 -3, ठीक है, ये सभी आप दिखा लेते हैं पूर्णांक। अब रही सही बात जो परिमेय होता है, जो बटे वाले होते हैं ना, जो परिमेय में अपूर्णांक कहा जाएगा, अपूर्णांक कहा जाएगा, अपूर्णांक ऐसे कह लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा। आधा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये 1/2 है। आप इसको यहाँ पे दिखा लेते हो। फिर बात आ जाएगी अपरमेय यानी √3 √5, इनको दिखाने की बात। इनको दिखाने वाले पिछले चैप्टर में आपने देखा ही था कि √3 √5 को कैसे दिखाते हो। तो परिमेय पूर्णांक अपूर्णांक दोनों मिलकर परिमेय बन गया। परिमेय आप दिखाई लेते हो, अपरमेय जब दिखाई लेते हो, परिमेय और अपरमेय मिल करके ही तो वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो जितनी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सब आप इस पे दिखा लेते हो, बड़े आराम से दिखा देते हैं। तो निरूपित किया जा सकता है, इस वजह से ये भी हम निरूपित कर पाएंगे। चलिए, ये बातें आपने समझ ली हैं। इस चीज़ को मिटाते हैं, इसको नहीं लिखना है, बस वही कारण लिख देना है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय है। दूसरा बात कह रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। तो ये बात क्या है, सत्य है कि असत्य है? असत्य है, असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है, ये बात असत्य है। क्योंकि 2 को ले लेते हैं। 2 वास्तविक है परंतु अपरिमेय नहीं। इससे क्या पता चलता है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती है वो अपरिमेय नहीं होती है। और ऐसा कोई कहे कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, ये भी बात गलत है। क्योंकि √2 को ले लेंगे, वो वास्तविक है पर परिमेय नहीं है। और सभी अपरिमेय वास्तविक होते हैं, ये बात सही होगी। क्योंकि जितनी अपरिमेय होती हैं वो वास्तविक के अंदर होती हैं। ठीक है, चलिए ये बातें समझ में आ गई। ये क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गई बातें। इसमें बस ये 2 क्वेश्चन थे। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। तो हंसते हुए बच्चों, चलो देखो, मुस्कुराते हुए, मैं मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो संख्या √5 का दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति है, यह सत्य है। क्या यह कथन सत्य है? दूसरा प्रश्न, तो भैया √5 कैसा है? क्या यह पुनरावृत्ति करता है? क्या ये रिपीट करता है अपने दशमलव प्रसार में संख्याओं को? तो आप कहोगे नहीं सर, अभी आपने बताया था कि अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार होती हैं, वो अपरिमेय होती हैं और वो √ वाली सारी गिनतियाँ इसमें जाती है। तो क्या ये पुनरावृत्ति करता है? तो आप कहोगे कि नहीं। इसका उत्तर होगा नहीं। समझ में आ रही बात? इसका क्या उत्तर होगा? नहीं, ये पुनरावृत्ति नहीं करता है। √5 का जो दशमलव प्रसार होता है वो पुनरावृत्ति नहीं करता है। और मन कहे तो √5 का वर्गमूल निकालने के बराबर निकाल देना। √5 बराबर क्या होता है? तो हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं और इस प्रकार से भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना शुरू करते हैं। 2 दूनिया 4, 1 बचा, 2 मिल गया, ये 2 2 4 हो जाएगा। इधर घटाना होता, इधर घटाना होता है। 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, दशमलव लग जाएगा, 2 0 उतारे जाएंगे। ये 2 2 4 तो हो गया। अब इसमें ऐसी गिनती से गुणा करना है कि इससे ज़्यादा ना जाए। तो 4 दूनिया 4, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 दूनिया 4, 2 चौके 8, इतना। और ये 2 आ गया फिर से। ये उतार लिया जाएगा, मतलब घटा दिया जाएगा। 10 में से 4 गेन 6, 9 में से 8 गेन 1, ये कट चुका है। ओके, अब इनको जोड़ लिया जाएगा। 2 2 कितना हो रहा है? 4, और ये 4। ठीक, अब कितनी बार जाएगा? 2 0 बढ़ जाएगा। कितनी बार जाएगा? ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं 1600 से ज़्यादा ना जाए, लेकिन गिनतियाँ यहाँ पे अपने से रखनी होती हैं।
चेक करते हैं। 4 चौके 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, यहाँ से लगे 1, 3 चौक 12 1 13, तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक, अब 2.23। और भैया यहाँ पे देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो ना, वो खतरनाक स्तर तक पहुँचता जाता है, और यहाँ पे रिपीट करने वाली गिनती तक आप पहुँच पाओ तो तब बहुत देर हो चुकी, मतलब बहुत ज़्यादा समय लग चुका होता है। फिलहाल आप समझो कि इस प्रश्न का उत्तर खाली इतना सा देना है। ये तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसका दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति वाला है कि पुनरावृत्ति वाला नहीं है। कैसे देखा जाएगा? इस प्रकार से देखा जाता है, और ये भाग आगे चलता जाता है। यहाँ पे घटाना करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 9 में से 2 गया 7, और 5 में से 3 गया 2, ये कट चुका है। 2 0 फिर उतरेंगे, ये 3 3 जुड़ करके 6 हो जाएगा, ये 4 आगे लिखा जाएगा, ये 4 आगे लिखा जाएगा, और फिर आगे पहाड़ा पढ़ा जाएगा। इतनी बार पहाड़ा पढ़ा जाए कि इससे ज़्यादा ना आ जाए, और फिर वहाँ पे गिनती, वहीं गिनती, वहाँ गिनती, ऐसे आगे बढ़ाई जाती है। एक बार को और ट्राई कर लेते हैं कि ये वाली गिनती हो जाएगी, इसमें 3 गिनती हम छोड़ देते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 27 से ज़्यादा ना जाए। 4 पंजे 20, 4 छंग 24, मेरे ख्याल से 6 बार जा सकता है। 6 लिख लेते हैं, ज़्यादा चला जाएगा तो कम बार ले जाएंगे। 6 छंग 36 का 6 हाथ से लगे 3, 6 छंग 36 3 39, हाथ से लगे 3, 6 चौके 24, 24 3 27, हाथ से लगे तो ठीक है 27 ही तो होगा ना, और 2 4 छंग 24 2 26, सही जा रहे हैं, भाग ज़्यादा नहीं गया, तो यहाँ पे 6 हो गया। अब घटाना करेंगे, 10 में से 6 गेन 4, 9 में से 3 गेन तो 6, और यहाँ पे 10 0 बचेगा, हासिल लेंगे। 10 में से 7 गेन 3, यहाँ पे 6 में से 6 गेन, खत्म हो गई बात है। और इन दोनों को जोड़ा जाएगा, 6 6 12, 2 यहाँ से लगे 1, इसमें जुड़ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और अगेन डबल 0 उतरेगा। फिर यहाँ पे वही गिनती ऐसे रख, कोई गिनती यहाँ पे सेम टू सेम दोनों जगह रख करके आगे पहाड़ों को पढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से निकाला जाता है दशमलव प्रसार। ठीक है, भाग करके नहीं निकाला जाता। और याद रखना, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो पुनरावृत्ति होगी कि नहीं होगी, ये बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक, तो ये वाला पुनरावृत्ति तो नहीं करता है, पहली बात तो ये जान लो। तो जो भी अंडर रूट वाली गिनती होती है वो पुनरावृत्ति नहीं करती है। पुनरावृत्ति करने के लिए कम से कम आगे, मतलब बहुत ज़्यादा पता करने का मन है कि पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, ये तरीका दिखाई दे रहा है। ऐसे अंडर रूट 2 का, अंडर रूट 3 का, अंडर रूट 7 का, अंडर रूट 6 का निकालना चाहो निकालते रहो, मस्त निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने समझा दिया, हालांकि इसको बताने की ज़रूरत नहीं थी, पर बताना ज़रूरी है कि इस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। अंडर रूट 5 का वर्गमूल, मतलब 5 का वर्गमूल ऐसे निकाला जाता है। सो दोस्तों, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या हम 3 देखते हैं। 3 देखने में इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि निम्न संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए और तथा बताइए कि दशमलव प्रसार किस रूप का है। ठीक है, देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का पहला वाला प्रश्न है जिसमें 56/1000 लिखा गया है। 56/1000 लिखा गया है। 56/1000। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये 1000 लिखा है न कि 1000 लिखा है। ओके, एक ही बात है। अब हम इसका भाग करेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, 1000 से भाग करेंगे, 56 में भाग जाएगा। आप कहोगे नहीं सर नहीं जाएगा, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, क्या भाग जाएगा? आप कहोगे अभी नहीं जाएगा सर, एक 0 बढ़ाओ और 0 बढ़ाओ, अब भाग जाएगा। यस सर, 5 बार जाएगा, 5000 आएगा। क्या मिलेगा? 0 0 और यहाँ पे 6, ये कट जाएगा। अब एक 0 अपने आप बढ़ जाता है, एक 0 अपने आप बढ़ जाता है। फिर 1000 कई बार जाएगा? 6 बार जाएगा, और यहीं पे खेला समाप्त हो जाएगा। तो इसके बराबर क्या मिल जाएगा? 0.056। अब आप कहोगे सर ये वाला 0 तो यहाँ पे है नहीं, आपने लगा कैसे दिए दशमलव क्या के? तो ये इसका मानक रूप होता है। मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी रूप में लिखना सबसे सही होता है। ठीक, तो ये हो गई बातें। अब ये किस प्रकार का है, तो एक लाइन छोड़ के रखना या फिर इसके आगे लिख लेना, जहाँ भी जगह आपको मिले वहाँ पे लिख लेना। क्या ये कट के समाप्त हो गया? आप कहोगे समाप्त हो गया सर। तो ये कैसा है? शांत दशमलव प्रसार
है, इसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कोई समस्या इसमें मेरे ख्याल से तो नहीं हुई होगी। और समस्या होगी किसमें? अब दूसरे प्रश्न में होगी। दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है? 2/11 लिखा है, 2/11 लिखा है और इसका दशमलव प्रसार पूछ रहा है। बताइए और बताइए कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे 11 है तो ये अशांत है, अशांत के साथ साथ ये आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार है। किस वजह से हमको पता चलता है? देखिए यहाँ पे जो हर दिखाई दे रहा है ना, हर, ये जो 1000 दिखाई दे रहा है और जो 11 दिखाई दे रहा है, इसी की वजह से पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? देखिए जो हर का गुणनखंड होता है, जैसे 1000 है ना, इसका गुणनखंड कीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125 आ गए। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे 1 मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जिस भी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना दिखाई दे वो होती है शांत दशमलव प्रसार। और जिसके हर के गुणनखंड में ये तो हो चाहे ना हो, कोनो फर्क नहीं पड़ता, इसके अलावा कुछ भी मटेरियल आ गया तो वो क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। और अशांत में भी ध्यान दीजिएगा कि आवर्ती वाला होगा, अनावर्ती वाला खाली अंडर रूट से मिलता है। ठीक है, तो ये कैसा है? ये है 11। अब 11 का गुणनखंड करोगे तो वो खाली 11 से कटेगा, 2 और 5 तक कटेगा नहीं। तो 11 के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 11 है, इस वजह से ये क्या होगा? ये आपका अशांत दशमलव आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार होगा। अब आवर्ती होगा किस प्रकार से? हम भाग करके, देखिए ये जो चीज़ें हमने बताई है ये आपको आगे मदद करेंगे चीज़ों को समझने में, लेकिन इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको इसी तरीक़ों का अपनाना होगा, भाग करना होगा बहुत प्यार से। ठीक है, भाग करना होगा। तो आइए भाग करते हैं 11 से। भाग जाएगा, कहोगे कि नहीं दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है, ये दशमलव लगा दिया। अब आप कहोगे कि सर जैसे यहाँ पे 0 लगाया था, क्या यहाँ पे 0 नहीं लगा सकते? तो आप लगा सकते हो। कैसे यहाँ पे लगेगा? आप 0 लगा दो फिर दशमलव लगा दो, इस दशमलव की वजह से ये 0 बढ़ा है। ये वाला 0 कहाँ से है? ये अपने आप भर दिया जाता है। ठीक, 11 1 11, कितना बचेगा? 9। अब दशमलव नहीं लगेगा, 0 अपने आप आएगा। 11 8 88, कितना बचेगा? 2, 0, 11 कम 11, कितना बचेगा? 9, 11 8 88, कितना बचेगा? 2। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1 8 1 8 बार बार आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप इसे लिखेंगे क्या? 0.18 1 8 1 8 1 8 3 बार लिखेंगे और 3 ठे बिंदी लगाएंगे। यह होता है तरीका लिखने का। और उसके बाद फिर बराबर लगा के लिखेंगे कि 0.18 के ऊपर बार, 1 8 के ऊपर बार, जो गिनतियाँ बार बार रिपीट करती हैं उसी के ऊपर बार लगाते हैं और ये बार लग गया है। और इसे लिखेंगे, ये होता है आवर्ती, आवर्ती है, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। यह है आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक, मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी इसको हल करने में। और मेरे ख्याल से हमको आगे के प्रश्नों को आपके करने के लिए छोड़ देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, पर करके दिखा देते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन, क्योंकि नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे हो आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई बहुत स्लो हुई है, जिसकी वजह से आपको इन चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत तो आनी तय है। 6/7। अब इस प्रकार के दशमलव प्रसार को आप किस प्रकार का दशमलव प्रसार कहेंगे? तो आप कहेंगे कि ये आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार है, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके बटे में क्या दिखाई दे रहा है? 7, और 7 जैसे यहाँ पे 11 था वैसे ये 7 है, इसमें 2 और 5 तो नहीं है। इस वजह से ये होगा क्या? आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। सबसे पहले तो यार इसको थोड़ा सा ठीक करना होगा। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 में 6 जोड़ने पर क्या हो जाता है? 27/7 हो जाएगा।
7 त्रिक 21, 21 6 27/7। इस रूप में पहले इसको बदल दिया। बदल देने के बाद अब भाग होगा, 7 से भाग करेंगे 27 में, तो 7 त्रिक 21 क्या बचेगा 6.0, ठीक। और 7 8 56 कितना बचेगा 4, ठीक है 0। 7 5 35, 7 7 49 और 7 1 7, 7 4 28। और जैसे यहाँ पे हमको 2 मिला था वैसे फिर से 2 मिल गया है क्या, 0 बढ़ा देंगे और 7 और क्या नहीं, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, दे रहा है 14। कितना बचेगा 6। जैसे हमको यहाँ पे 6 मिला था वैसे फिर से 6 मिल गया, फिर 0 लग जाएगा, फिर 7 8 56 ऐसे ही रिपीट करेगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये हमको मिला है 3.857 1 4 2, इसके ऊपर बार। अब कौन बार बार उसे लिखे, ठीक है। अब देखिए 6 मिला है, 0 बढ़ेगा, फिर 7 8 56 होगा और फिर वही प्रक्रिया आगे गुजरेगी, ठीक है। यहाँ पे 0 मत लगाइएगा, यहाँ पे 6 लिखना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे 6 से शुरुआत की थी, यहाँ पे भी गोला मत बनाइएगा, यहाँ पे 6 लिखेगा, यहाँ पे 0 लिखेगा और ये लिखेगा और बिंदी 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 लिख दीजिएगा और ये लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा यही सेम टू सेम छाप करके, आवर्ती आवर्ती ओ शांत दशमलव प्रसार। हाँ जी भैया, ये हो जाएगा, हो गया, हो जाएगा, आपसे हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगला है 4/13 एक है और दूसरा है 13/25 एक है। ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे 13 दिखाई दे रहा है, ये 11 और 7 के जैसा ही है, इसमें 2 और 5 इसके गुणनखंड में मिलेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये यही सेम टू सेम आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। 13/25 है, नीचे हमको 25 दिखाई दे रहा है, तो 5 से काटेंगे 5 मिल जाएगा, 5 से काटेंगे तो 1 मिल जाएगा। और अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 और 5 के अलावा, 2 तो है ही नहीं है, बात छोड़ दो, 2 और 5 रहे चल जाएगा, 2 2 अकेले भरा रहे तब पर भी चल जाएगा, 5 5 अकेले भरा रहे तब पर भी चल जाएगा, 2 और 5 साथ में भरा रहे तब पर भी चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल दिखाई दिया तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 5 के अलावा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, ये शांत दशमलव प्रसार है, ये शांत दशमलव प्रसार है। अब भाग देंगे, ये एक स्थिति के बाद जाकर के कट जाएगा, कट जाने के बाद 2 अंकों पे जाकर कट जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, मतलब फिर भाग आगे जाएगा ही नहीं। तो इसको आप लोग स्वयं करें और हम चलेंगे आगे के प्रश्न में। सो दोस्तों, अब हम चौथे प्रश्न में पहुंच चुके हैं। प्रश्न में क्या है लिखा, देखते हैं कि 3/7 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। और अभी हमने एक भाग दिया था 7 से 27 में, बिल्कुल वैसा ही ये प्रश्न है और इसमें कुछ अलग चीज पूछ रहा है कि पुनरावृत्ति अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को करेंगे कैसे। सबसे पहले प्रश्न संख्या डाल देते हैं, फिर आपको प्रश्न उतारने का मन है तो प्रश्न उतार लें। मैं केवल 3/7 लिख रहा हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे भाग देना शुरू करेंगे। कैसे भाग देंगे, ऐसे भाग देंगे और कुछ बड़ी बात नहीं होने वाली है। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 3 सके 3 8 24, सॉरी 8 के 7 के पढ़ा, 7 के 7 चौके 28, 7 चौके 28, यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। अब एक 0 तो उतर जाएगा, अपने आप ही आ जाता है। उसके बाद फिर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से ज़्यादा ना जाए, 7 तरीके से ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनिया 14, यहाँ पे 14 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63 ज़्यादा हो गया, 7 8 56 हो गया, कितना बचेगा 4 बच जाएगा। यहाँ पे 10 में से 6 गए 4, एक 0 लग जाएगा और यहाँ पे तो कट ही गया है, ठीक है।
तो 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 पचे 35 हो गया है, और 5 बच गया, 7 सते 49 हो गया है, 1 बच गया है। फिर 7 1 के 7 हो गया है, कितना बच गया है, 3 बच गया है भैया। जैसे यहाँ पे शुरू में 3 था वैसे ही 3 मिल गया है। अब 0 बढ़ाओगे तो 7 चौके 28 बार ले जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 0.428571 ये अंक रिपीट करेंगे, बार बार आएंगे। ओके, तो आप कहोगे कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे कहोगे पुनरावृत्ति के जगह तो कहाँ रहेंगे, नीचे लिख लेना, ठीक है। पुनरावृत्ति मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, पुनरावृत्ति के अंकों की जो संख्या है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 अंक है। कई अंक, ये वाला गिनना है, ये नहीं गिनना है, 6 अंक है, 6 है, संख्या 6 है लिख देते हैं, बराबर कौन लिखे, तो 6 है। समझ में आ रही बात। तो ये इस प्रकार से करना है हमें। ओके, तो प्रश्न समाप्त हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मेरे ख्याल से आ गया होगा। सो दोस्तों, अब जो प्रश्न करना है हमें वो है प्रश्न संख्या 5, और इस प्रश्न संख्या 5 में हमें लिया गया है कि निम्न संख्याओं को p/q के रूप में लिखिए, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0, q की 0 के बराबर नहीं है। देखो, जो प्रश्न है उसमें बस इतना सा आप समझो कि इसे बटे के रूप में आपको लिख करके दिखा देना, इतना सा काम करना है। लेकिन मैं आपको लिख करके समझा दूं, वहां पे देखो p/q के रूप में लिखने को कहता है, लेकिन यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रश्न देने वाले के लिए, और आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो p/q के रूप में ही आपको बदलना है। अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, 0.8 अगर लिख दिया है, इसके ऊपर बार नहीं लगाया है, जैसे कि इस किताब में एक प्रश्न के रूप में, दूसरे वाले प्रश्न के रूप में दिया है। मैं बस इतना सिंपल सा पूछ रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में अब 8/10 करते हो। 10 क्यों करते हो, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है यहाँ पे, इस वजह से केवल 1 0 लगाया, और 1 तो आता ही है भैया, 0 अकेले लगा नहीं सकते हो आप, ऐसे तो कर नहीं सकते हो ना, 1 लगाना ही पड़ेगा। कहोगे कि 1 के अलावा 2 क्यों नहीं लगा सकते, तो भैया तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, दिमाग को थोड़ा कम चलाओ, स्लो हो जाओ, ठीक है। ऐसे सीखो। पहले ये जब सीख लोगे ना तो खुद है, पहले 2-4 सवाल ऐसे कर लोगे तो उसके बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि 1 क्यों लगाते हैं, 2 क्यों नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो कम दिमाग लगाओ। अच्छा, अब जितना दिमाग लगा ही चुके हो तो 10 से भाग कर लो 8 को, और मान लो तुमने यहाँ पे 2 लगाया था, 20 से 20 बन जाएगा, 20 से भाग कर लो 8 को, जिसमें भाग देने के बाद यही गिनती मिल जाएगी, वही आपका सही हो जाएगा। आप कह रहे थे ना कि 1 की जगह पे 2 क्यों लगा लें, 2 लगा ले तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भाग कर लोगे तो पता चल जाएगा कि क्या हो जाएगा, जिसमें ये वाला बराबर आ जाए वही वाला लगाया जाता है। इस वजह से भाग करके देख लेना भैया, अब हमसे मत पूछना, थोड़ी मेहनत खुद करो। जिज्ञासु आदमी, जिज्ञासा है आपके मन में तो थोड़ा प्रयास करो। आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे बट्टे वाली गिनती देखनी है। मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो बनाई थी इससे संबंधित। प्रश्न संख्या है 5, उसका पहला नंबर है जिसमें लिखा 0.4 के ऊपर बार। इसे p/q के रूप में बदलना है। देखो बालकों और बालिकाओं, बच्चों और बच्चियों, हम इसमें आपको इस प्रश्न को हल करके दिखाएंगे। इसका जो दूसरा वाला पार्ट लिखा गया है जिसमें 0.8 के ऊपर बार लिखा है, सेम टू सेम इसके जैसा ही करना है, वो खुद करना, इस प्रश्न को करना है। सबसे पहले तो इसमें लिखा जाता है कि माना x बराबर यही सेम टू सेम चीज है, छाप दिया। अब समझो, x बराबर 0.4, 4 के ऊपर बार का ये मतलब होता है कि 4 बहुत बार आया है। 3 बार लिखेंगे और 3 ठो बिंदु लगाएंगे, इतना पर्याप्त रहेगा, समीकरण नंबर 1 कह देंगे। आगे आएंगे, अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा,
10 से गुणा क्यों करेंगे? गुणा करने पर 10 से गुणा क्यों करेंगे? 10 से गुणा करने की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि 0.1 अंक इधर खसक जाए, इस वजह से 10 से ही गुणा करते हैं। ठीक, क्योंकि एक ही अंक बार बार आ रहा है तो एक अंक खसकाने के लिए हम 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंक बार बार आ रहा था तो 2 अंक खसकाने के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है। अभी उस प्रश्न पे आएंगे, फिलहाल ये कीजिए। तो यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, यहाँ 10 से गुणा करेंगे दशमलव यहाँ पहुँच जाएगा, दशमलव के आगे 4 हो जाएगा, उसके आगे 0 रहेगा, लेकिन 0 लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा, खाली 4 लिखिए, दशमलव लिखिए और दशमलव के बाद 2 4 दिखाई दे रहा है, 2 4 लिखिए। लेकिन हमने यहाँ पे बताया था 2 4 नहीं है, बहुत सारे 4 है, तो 1 4 और लिख सकते हो, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर घटा देते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं 10x बराबर 4 दशमलव हमको 444 मिला है। ठीक, और ये x बराबर 0 बराबर तो लिखा ही नहीं, 0 नहीं लिखा, 0.444 मिला है। अब घटाना देखो, ये माइनस ये माइनस, 10 में से 1 गया 9x, कहोगे कहूँ 1 कहाँ, ये 1x है, 10 में से 1 गया 9x, ठीक है 9x हो जाएगा। और 4 में से 0 गया तो कितना बचेगा 4। दशमलव के बाद जितनी गिनती है सब मिल रही है, कट जाएंगे, सब गायब, उसको काट के निशान नहीं लगाएंगे, बस कट गई, ऐसा 0 लिख दो। ठीक है, मन कह रहा है तो 0 लिख दो। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? अब दिखाई तो दे रहा होगा, लेकिन ना लिखा तो ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 4/9 लिख दो और आपका उत्तर मिल गया इसके बराबर 0.4 उस पर बार बराबर 4/9, 4/9। ऐसे ही जब इसको हल करोगे तो इसमें मिल जाएगा 8/9, हल करके देख लेना, 8/9 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे दिए होते 0.7 ऊपर बार तो इसके बराबर मिल जाता है 7/9, और 3 के ऊपर बार लगा कर 0.3 बार बराबर देते तो 3/9 हो जाता, 0.6 के ऊपर बार लगा के देते तो 6/9 हो जाता, 0.1 के ऊपर बार लगा के देते तो 1/9 हो जाता, 0.2 के ऊपर बार लगा के देते तो 2/9 हो जाता। समझ में आ रही बात? कुछ भी क्वेश्चन दिया जाएगा कुछ इसी प्रकार से ये हल होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इन सभी चीज़ों को हल करके देख लेना कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बता देना। अब जो अगला प्रश्न हम बताने वाले हैं वो है इसका तीसरा पार्ट, जिसमें लिखा है 0.68 ऊपर बार लगा है। तीसरा वाला पार्ट है जिसमें 0.68 ऊपर बार लगा हुआ है। इसके बिल्कुल मिलता जुलता प्रश्न है 5 वाला प्रश्न, जिसमें 0.12 लिखा है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, और इसके जैसा और मिलने वाले प्रश्न भी नहीं है। ठीक है, और जो चौथा प्रश्न है वो थोड़ा सा अलग है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो मिलते जुलते प्रश्न हैं हम उन्हें हल करते हुए देख लेते हैं, जो आसान प्रश्न हैं। ठीक है, इन्हें देखेंगे, इसे कैसे हल करना है भैया। इसमें भी वही हिसाब किताब मानना, x बराबर 0.68 ऊपर बार, तो x बराबर 0.686868 बार बार आ रहे हैं दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में। एक पहले लिखो, बार कितनी गिनतियों के ऊपर लगा है, 1 और 2 अंक, 2 गिनतियों पर, तो 2 0 लगा दो। समझ में आ रही बात? ये 2 गिनतियाँ बार बार आ रही है तो 2 0, एक गिनती बार बार आ रही है तो 1 0। समझ में आ रही बात? से गुणा करने पर, से गुणा के लिए लिख देते हैं, करने पर अपना लिख लेना। इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक खसकेगा। कितने अंक? 2 अंक, 2 अंक खसक जाएगा, 0 तो लिखा नहीं जाएगा, 6 ये 68 हो जाएगा, 68 बार बार लिखा जा रहा है। तो ये बहुत बार आया है तो एक बार बढ़ा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मत सोचना कि कम पड़ गया सर, इसमें से ये तो निकल गया, खाली ये 2 ही लिखना चाहिए था, यहाँ पे आपने 3 बार क्यों लिख दिया? देखो ये 3 ठो दिखाई दे रहा है, 1 2 3 ठीक है, एक ही तो बाहर निकल गया, तो 2 लिखना चाहिए था, तीसरा का कहाँ से आ गया? तो आपको यहीं पे बताया गया है कि ये बहुत बार आया है। कितनी बार आया है? बहुत बार आया है। तो एक की बढ़ा के नहीं, 2 3 4 10 बढ़ा के लिख दो, कोनो दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो अनंत बार है। ठीक,
ये टेंशन ही आना मत, क्योंकि फिजूल चीज़ों के लिए टेंशन पालोगे उत्तर कबो नहीं आएगा। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर 100x दिखाई दे रहा है, ये 68.686868 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे x बराबर ये वाला 0.686868 दिखाई दे रहा है। घटाना करते हैं, माइनस माइनस, 100 में से 1 गया 99x, 68 में से 0 गया 68, दशमलव के बाद वाली गिनती घटी तो पूरी खत्म, x बराबर 68 यानी 68/99। तो आप लिख सकते हो कि इसके बराबर 0.68 ऊपर बार बराबर 68, ठीक है भैया, 68 बटे क्या है 99 है, 68/99 है। और इस प्रश्न का उत्तर निकालना होगा तो क्या कहोगे, तो इसके बराबर आ जाएगा 12/99। और अगर हम 0.35 इसके ऊपर बार देते हैं तो आप कहोगे 35/99, ठीक, 35/99। और समझो 0.99 ऐसे बार दे दें तो आप कहोगे 99/99 ऐसे कहोगे, ठीक है। और 0.01 इसके ऊपर बार देते, 0101 बार बार आ रहा है तो आप कहोगे 01/99, हालांकि 0 कोनो काम का नहीं तो 1/99 तब कह लोगे, ठीक है, 1/99 तब कह जाओगे भैया, ठीक, हालांकि 0 लगा दो, अच्छा लग रहा है ऐसे ही। ऐसे ही 0.325 इसके ऊपर बार लगा है, 3 गिनतियां हैं, तो अब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 325 है इसके बटा 999, 3 ठी 9 होगा। क्यों, क्योंकि जब एक गिनती कॉमन बार बार आ रही थी तो उस गिनती बटे 1 ही 9 था, अभी 2 गिनतियां बार बार आ रही हैं तो उस 2 गिनती के बटे 9 9 2 बार आ गया है। अब 3 गिनतियां बार बार आ रही हैं तो इन 3 गिनतियों के बटे 9 9 9 3 बार आएगा। अब आपसे को अब आप कहोगे कि ऐसे में अगर 4 गिनतियां बार बार आएंगी तो क्या 4 9 लिख देंगे, तो देखो कि 0.1234 इसके ऊपर बार है तो आप कहोगे 1 2 3 4 बटे 1 2 3 और 4 9, 4 9, ये उत्तर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी, इसी तरीके से हल करते हुए मिलेंगे, ठीक है। आप इसको ट्राई कर सकते हो, इसी तरीके से हल किया जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जब 4 गिनतियाँ हैं तो गुणा करते हुए 100 से नहीं बल्कि 10,000 से गुणा होगा, 1 के बाद 4 0 से। मेरे ख्याल से आपको समझाने में मैं थोड़ा बहुत कामयाब रहा हूँगा। अब उन प्रश्नों पे आते हैं जो कि इनसे अलग हैं, थोड़े से अलग, ये बहुत ज़्यादा सिंपल वाले हैं, वो थोड़े से मुश्किल वाले हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। और अब हम देखेंगे 5वें का चौथा वाला पार्ट, जिसमें लिखा गया है 1.32 और 2 के ऊपर बार है। इस प्रकार के प्रश्न को हमें करना है। इस प्रकार के प्रश्न को ठीक से समझ लेना, पैटर्न को समझ लेना, उसके बाद हर प्रश्न ऐसे ही चलेगा। हालांकि हम आगे के प्रश्न को भी समझाएंगे, लेकिन पैटर्न समझो, पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है। कि भैया आपको वही तरीका अपनाना है कि माना x बराबर 1.32 ऊपर बार, फिर x बराबर लिखना है 1.32, 2 के ऊपर बार लगने का मतलब होता है 2 ही अकेले बार बार आएगा और कुछ नहीं आएगा बार बार, खाली 2 ही बार बार आएगा। अब इसको समीकरण नंबर 1 कहा जाएगा। अब पैटर्न ये है कि जो गिनतियाँ दशमलव के बाद उस पार हैं और वो बार बार नहीं आ रहे, जो लोग भी बार बार नहीं आ रहे हैं पहले उनको बाहर निकालेंगे, ठीक, यानी 3 बार बार नहीं आ रहा तो पहले 3 को बाहर निकालेंगे, फिर 2 जो बार बार आ रहा है उनको बाहर निकालेंगे। देखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा, 10 से ही गुणा, क्यों, क्योंकि केवल 3 को ही बाहर निकालना, तो इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10x, और इसमें 10 से गुणा करेंगे 0.1 अंक खसक गया, 13.222, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब फिर से 10 से गुणा करेंगे और अब क्योंकि हमको 2 बाहर निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में
पक्षों में 10 से गुणा। और ये 2 बार क्यों करना पड़ता है? क्योंकि यही तरीका होता है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप 100 से गुणा करके दोनों के साथ निकाल लो बाहर, कोई हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमको समीकरण 2 की आवश्यकता है, समीकरण 1 की आवश्यकता आप घटाते वक्त नहीं होगी। ठीक है, समीकरण 2 को की ज़रूरत होगी, 1 की नहीं। तो पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर लिखेंगे, तो 10 से इसमें गुणा करेंगे, 10 दाम 100 यक्स हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे, 0.1 अंक खसक जाएगा, तो 132.22 2 बार नहीं और बार लिखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, जितने बार मन गए उतनी बार लिखो। ठीक है, ये हो चुका है। समीकरण नंबर 3 में 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में समीकरण जो 2 है, समीकरण 2 को घटाने पर घटा देते हैं, तो ये वाला जो ऊपर है उसको लिखेंगे ऊपर, 132.222 बार आ रहा है, और ये वाला हिस्सा जो है 10 यक्स, इसको लिखेंगे, ये 13.222 है। अब इसमें समीकरण 1 का प्रयोग नहीं होगा। 100 में से 10 घटाने पर 90 बचेगा, 99 नहीं 90 बचेगा, और यहाँ पे घटाना करें, दशमलव के बाद वाली पूरी गिनती खत्म ही हो जाएंगे। हाँ से लीजिए, 13 ये 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे बचा है 2, 2 में से 1 गया 1, और ये बचा है 1, इतना हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 119/90, 119/90 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होगा प्रश्न, 119/90। तो इसको शॉर्टकट तरीके से भी किया जा सकता है, शॉर्टकट तरीका भी होता है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। जो बहुविकल्पी प्रश्नों में इसको देखते हैं उनके लिए, खैर आप जाने दें, ये उत्तर मिल गया। ये इसके ऊपर बार बराबर 119/90। आप कहोगे कि हाँ सर आ गई है, ठीक है ठीक है। तो छठवां प्रश्न, क्योंकि पांचवा प्रश्न हमने आपको बता दिया कि कैसे करना है, छठवां प्रश्न आप देखना चाहोगे, क्या आप इसे कर पाओगे? 18.48 इसके ऊपर बार है, बेहद आसान प्रश्न रहने वाला है, कोई समस्या नहीं होने वाली। कैसे किया जाएगा बोलो भैया, क्या लगता है कि आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कैसे? वही अपना पुराना माना, यक्स बराबर 18.48 के ऊपर बार, फिर यक्स बराबर 18.48, ठीक है, 4848 बार, समीकरण नंबर 1। अब क्या इसमें 4848 बार आ रहा है, क्या आ रहा है? 4848 बार आ रहा है। तो 48 को एक साथ निकाला जाएगा, अलग अलग नहीं निकाला जाएगा। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में 100 से गुणा, 100 से गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि 2 गिनतियाँ हैं, तो हमको 2 जीरो की आवश्यकता होगी। 100 से इसमें गुणा करेंगे तो 100 यक्स, इसमें 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पे पहुँच जाएगा 1848.48 और 48, समीकरण नंबर 2। क्या तीसरा समीकरण बनने की गुंजाइश है इसमें? कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, घटा दो, लिख कर घटाते हैं। 100 यक्स है बराबर, ये लिख लेते हैं 1848.48 ये वाला पार्ट लिख लेते हैं। यक्स बराबर ये 18.48 घटाना करेंगे, माइनस करेंगे। 100 में से 1 यक्स, ये क्या है? ये 1 यक्स है। 100 में से 1 यक्स घटाने पर 99 यक्स, 8 में से 8 घटाने पर 0, 4 में से 1 घटाने पर 3, 8 में से कुछ नहीं घटाने पर 8, फिर 1, दशमलव के बाद वाला पूरा का पूरा खत्म, कुछ बचा ही नहीं। यक्स बराबर हो जाएगा 1830/99। ये गिनतियाँ कट रही हैं, किससे? 3 से कट के छोटी हो जाएंगी। 3 से काटेंगे, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, इसको काटेंगे 3 6 88 कम 3 0, तो हमको मिल जाएगा 610/33। कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसके बराबर, लास्ट में लिख देना भाई, जगह है दिखाई देगा,
नहीं दिखाई देगा। समझ लेना भाई क्या लिखना है। जैसे हमने इसको ऐसे लिखा था एक लास्ट लाइन में, इसके बराबर इस चीज़ को लिख देना, ठीक। तो समझ पाए, समझदारी आई थोड़ी अंदर, आ ही गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करोगे? आगे के 2 प्रश्न बचे हैं, उनको करवाते नहीं, आपको बता देते हैं। 0.1 इसके ऊपर बार लिखा है, तो इसका मतलब क्या, जब आप मानोगे तो 0, पहले तो ये 7 बार लिखोगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्राप्त होगा। पहले 1 को बाहर निकालने के लिए 10 से गुणा करोगे, फिर 7 को बाहर निकालने के लिए फिर से 10 से गुणा करोगे, फिर तीसरे समीकरण में दूसरे समीकरण को घटा दोगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 17 में से 1 गया बटे 90, 16 बटे 90 प्राप्त हो जाएगा, जो कि कट के और छोटा हो जाएगा, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो ये 8 मिल जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 45 मिल जाएगा, 8 बटे 45 मिल जाएगा। तो जैसा जैसे बताया है, जिस प्रकार से यहाँ पे करते हुए देख पा रहे हो, उस प्रकार से इसको करोगे तो बन जाएगी बात, और नहीं करोगे तो बाकी आप गंधैले तो हो ही, अगर नहीं आ पा रहा है तो। अब समझदार भी हो, ऐसे ज़रूर नहीं कि गंधैले ही हो। अगला वाला देखेंगे, 0.123 के ऊपर बार है, तो इसमें क्या करोगे, 0.1 2 ये 3 बार आ रहा है। पहले 12 को बाहर निकालोगे, किससे गुणा करके, 100 से गुणा करके। फिर 3 को बाहर निकालोगे, किससे गुणा करके, 10 से गुणा करके। और उसके बाद तीसरे समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाओगे, ठीक है। ये करते ही आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 6 पे, और यहाँ पे हमको दिया गया है कि निम्न ज्ञात कीजिए, मतलब 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, 1 अपरिमेय संख्या, 3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए मुझे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी आपकी समझदारी की। क्या आप मुझे बता सकते हैं, 0.1 लिखा हुआ है और 0.2 लिखा हुआ है, इसके बीच की संख्या कोई भी 1 आध 2 संख्या बता दीजिए, ठीक। कोई भी 1 आध 2 संख्या बता दीजिए कि कौन होगा इसके बीच में। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए 0.5 और 0.50 इसमें कौन बड़ा है, ये बता दीजिए। और कुछ पूछ लूँ मैं? नहीं, बस इतना 2 से पर्याप्त हो जाएगा। तो बता पाओगे भैया, बता पाओगे, ठीक है। समझ में आ गया, उत्तर मिल गया। चलो देखो, सबसे पहले हम इस दूसरे क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो आपने अगर ये कहा कि ये भाई साहब बड़े हैं, दूसरे वाले भाई साहब, ये जहाँ पे 50 दिखाई दे रहा, ये भाई साहब बड़े हैं, तो आप गलत हो। तो कहोगे कि सर ये वाला बड़ा है, तब पर भी गलत हो। भाई बात यह है कि दोनों जने भाई साहब बराबर हैं। क्या है, बराबर है। कहोगे क्या बात करते हो सर, ये कैसे बराबर हो सकते हैं, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 5 है। तो थम जाओ, फिर समझो। बात ये होती है कि जब दशमलव के बाद वाली गिनतियों में छोटा बड़ा करना होता है ना, तो इधर वाली नज़दीक वाली गिनतियाँ देखी जाती हैं, ठीक है। उसके उस पर क्या है, 0 लगा दो, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद कितने भी 0 बढ़ा जा सकते हैं, तो 2 0 बढ़ा दिया। और अगर हम यहाँ पे 3 0 बढ़ा देंगे तो क्या है, ये 500 हो जाएगा। गलत बात, जितना है वो उतना ही रहेगा, अभी भी बराबर ही रहेंगे, ठीक है। हालांकि इधर बढ़ाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन पीछे के साइड, इधर की साइड में बढ़ाने पे कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने भी 0 बढ़ाओ, या फिर कम कर दो या फिर गायब कर दो, दोनों लोग बराबर है। ये हो गई बात। अगर इससे बड़ी कोई गिनती लिखनी है तो 0. ये जो 5 दिखाई दे रहा है, 5 की जगह पे आप 6 लिख दो, 6 0 लिख दो, तब पर भी बड़ी हो जाएगी। और आप चाहो, एक चीज़ चाहो, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, 0.50, इससे कोई बड़ी गिनती लिखनी है, थोड़ी सी बड़ी गिनती लिखनी है, तो 0.51 कर दो, इधर वाली 1 कर दो, ये हटा देंगे तब पर भी। अब बात समझो कि ये बड़ी है इससे, 51 होने की वजह से नहीं बड़ी है, ये 50 और 51 ऐसे होने की वजह से बड़ी है। नहीं आप सोचो कि 5 से उतना ज़्यादा बड़ा है, वो नहीं होता है। अच्छा ठीक है, कुछ गिनतियाँ और देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में गिनतियाँ हम बता देंगे, वो तो लिखवाएंगे ही। अब
आरोही क्रम अवरोही क्रम थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। 0.532, 0.513, 0.5 और 0.6, हाँ ठीक है, इतना लिख लेते हैं। एक ही आगे 0 लगा देते हैं और इधर भी 0 लगा देते हैं। अब इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सबसे बड़ा है, इसमें पूछ रहे हैं कौन सबसे बड़ा है। तो अगर यहाँ पे कि 0 और बढ़ा देते हैं, इतना 0 बढ़ा देते हैं, तब पूछ लेते हैं तब कौन बड़ा है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान इधर भी जाता है, नहीं वो नहीं बड़ा है। बड़ा या छोटा देखने के लिए ये देखा जाता है दशमलव के तुरंत बाद 5 है, दशमलव तुरंत बाद 5 है, दशमलव तुरंत बाद 5 है और दशमलव तुरंत बाद 0 है, तो ये सबसे छोटा हो गया। ठीक, अब जब 5 5 5 बराबर है तो उसके बाद वाले देखो 3 है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है। तो 3, 1 और 0 ये निर्धारित करेंगे कि कौन सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे 3 वाला जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक, फिर इसके पास कितनी भी गिनतियाँ और भी बढ़ जाए, 0 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, ऐसा कुछ भी भर जाए, बात समझो, वो कुछ भी भर जाए, लेकिन इस 3 की वजह से, इस 3 और 1 की वजह से ये बड़ा है, वो छोटा है। फिर चाहे इसका 2 ये कम ही क्यों ना हो जाए, फिर भी इससे ये वाला बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला गिनती निर्धारित करती है कि कौन बड़ा कौन छोटा। ओके, अब जो हमने सबसे पहला सवाल दिया था कि इसके बीच की कोई गिनती लिखना है, तो आप क्या कहोगे कि 0.1 के बाद 2 लिख दो। ठीक है, अब इस 2 की वजह से यहाँ पे 0 लगा दो और यहाँ पे 0 लगा दो। अब देख पाओगे, समझ पाओगे कि 1 है और ये 2 है। तो ये भाई 2 होने की वजह से इससे तो ये छोटा है। ठीक है, ये 1 1 पे बराबर है, लेकिन 0 के बाद 2 दिखाई दे रहा है, 0 से 2 का मैच कीजिए। अब इससे तो ये बड़ा है, यानी ये वाले भाई साहब जो है इन दोनों के बीच में आ गए। ऐसे ही 0.14 कह सकते हो, 0.15 लिख सकते हो, 0.17 लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। और उसके बाद गिनतियाँ बढ़ाते भी जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, यही वाली गिनतियाँ 2 निर्धारित करते हैं कि इन दोनों के बीच में ये है। ओके, तो इतनी बातें क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। और ये सब बताने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हमको अपरिमेय संख्या इसमें लिखनी है, और वो भी 2 लोगों के बीच वाली। तो अपरिमेय संख्या जब लिखेंगे तो हम ऐसे ही कुछ न कुछ तो लिखेंगे ही। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो प्रश्न है वो 6वें का पहला है, जिसमें हमें 2/3 और 8/9 दिखाई दे रहा है। इनके बीच में 2 अपरिमेय संख्याएं याद करनी है, 2 अपरिमेय। तो जो प्रश्न है भैया वो तो प्रश्न है ही, आप उसको देख ही रहे हैं क्या है प्रश्न में, और इसे कैसे करना है वो थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले तो 2/3 ऐसा लिखेंगे, और इसको रफ में आप ऐसे 3 से भाग करेंगे। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग किए जाते हैं। तो दशमलव लगाएंगे 0, 3 छंग 18, कितना बचेगा 2, 3 छंग 18, बार बार 6 6 आता जाएगा। तो इसके बराबर हम लिखेंगे 0.6666, बार बार ये आ रहा है। ये बात हमको समझ में आ जाती है यहाँ से देख करके। फिर 8/9 लिखेंगे और इसको भी भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे 8 में, दशमलव लगाएंगे 0, 9 8 72, 9 9 81, 9 8 72, कितना बचेगा 8 बच जाएगा। 0 बढ़ा देंगे, 9 8 72, फिर 8 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 8 8 आता जाएगा, 0.888 बार बार आता जाएगा। अब इसके बीच में कितनी संख्याएं चाहिए, 2 अपरिमेय संख्याएं चाहिए। पहले देखेंगे कि बीच की अपरिमेय संख्याएं कौन से चल रही हैं, बीच के अपरिमेय संख्या। अब देखिए भैया 0.6 के बाद 6 फिर से आया है, हम यहाँ पे 7 भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि 7 इसके बीच में ही है। तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से बीच में है, तो चलो 7 ही ले लेते हैं।
अब आप क्या कहोगे कि 7 अपरिमेय संख्या बनाना है। अपरिमेय संख्या के लिए हमने ऑप्शन अभी तभी देखा था ना, वैसे ही यहाँ पे डिज़ाइन भरनी है। 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ऐसा डिज़ाइन भर दिया, ठीक है। ये हो गई बीच की अपरिमेय संख्या। ये 7 इस बात को निर्धारित करता है कि ये इन दोनों के बीच में है, ठीक। बाकी ये जो डिज़ाइन बनाई है ये निर्धारित करता है कि ये अपरिमेय है। दूसर की लिखनी है तो 7 ये निर्धारित करने के लिए कि इसके बीच में ही है, और फिर 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 या फिर 0 की जगह पे कुछ और गिनती प्रयोग कर सकते हो, एक एक प्रयोग कर सकते हो, साथ साथ प्रयोग करते हो, खुली छूट है। सो दोस्तों, अब जहाँ बात रही छठवें के दूसरे प्रश्न की 1/9 और 1/7 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जब लिखा जाए अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है मतलब एक ही अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है और पैटर्न ऐसे ही बनाना है, भाग देना है और निकाल लेना है। हम बात कर लेते हैं √3 और √5 के बीच की 3 अपरिमेय संख्या के, ठीक है। तो छठवें का थर्ड वाला पार्ट है जिसमें हमको √3 और √5 देखने को मिलते हैं। तो यार देखो, √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732 और डॉट 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 लगा होता है। √5 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाली गई थी 2.236 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये सब बताया गया था। जैसे √5 के निकाला था थोड़ी देर पहले, वैसे √3 का निकाला जा सकता है। खुद ही निकालो, पता चल जाएगा। दूसरी बात, 1.732 जो होता है √3 की वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा बार प्रयोग हो जाती है तो इस वजह से याद हो जाता है। √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये भी बहुत ज़्यादा बार प्रयोग होती है तो याद हो जाती है। √3 की वैल्यू होती है 1.732 तो इतनी बार प्रयोग होती है कि याद हो जाएगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेने की बात है। और डॉट 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 वहाँ पे नहीं लगाए, यहाँ पे क्यों लगाए हैं? पहले बात तो देखो, वो लगभग में वैल्यू इतना 3 अंकों तक ले लेते हैं, उतने से काम चला लेते हैं। दशमलव के मतलब बाद वो ख़त्म तो हो भी नहीं करती, अनंत तक जाती ही रहती है, तो रुकने वाला है नहीं। बस जितना काम चलाना होता है तो उतना याद कर लिया जाता है, बाकी बिंदी बिंदी लगा दिया है। और यहाँ पे ये भी रुकने वाला तो था नहीं, आगे जाने वाला था, तो ये इनकी वैल्यू होती है। और वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो जो बताया था उसी तरीके से आप निकाल सकते हो। नहीं आया समझ में तो बार बार वही उस हिस्से को देखो और सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो आगे इनके बीच की अगर परिमेय संख्या निकालें तो 1.73 हो रहा है, 2.2 हो रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम 1 और 2 को देखेंगे तो वो बड़ा छोटा कर नहीं पाएंगे, तो हमको बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए 1 दशमलव में जाना होगा। फिर ये 7 हो गया तो 7 से बड़ा क्या ले सकते हैं? 8 ले सकते हैं, ठीक है। अब 1.8 जो हो गया वो 2.2 से छोटा है और 1.7 से बड़ा है। ये वाले बीच वाले तो पहुँच गए ना, ठीक है। अब उसके बाद फिर पैटर्न अपना लो, 8 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0, ये पैटर्न अपना करके भर दो और ये बीच की हो गई अपरिमेय संख्या। ऐसे ही 1.9 लिख सकते हो, 9 0 9 9 0 0, ठीक है, 9 0 0 0, ठीक, 9 0 0 0 0 0, ऐसा वाला भर सकते हो। और ऐसे ही 1 इसमें क्या 10 जीरो थोड़ी ना कर लो, 10 के 9 के बाद 9 1 9 1 1 1 लिख लो, 9 1 1 1 1 1 लिख दो, 9 1 1 1 1 ऐसे लिख दो। 0 0 भरना जरूरी थोड़ी ना है। 10 दशमलव ऐसे लिखने लगोगे तो थोड़ा सा समझा करो, 10 दशमलव लिख कर नहीं काम चल पाएगा, 10 लिखने लगोगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भर लेना। 3 संख्याएं हो गई ना, तो कुछ इस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं को लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे 1.9 1.9 1.8 निर्धारित करते हैं कि 1.7 और 2.2 के बीच की ये है, और बाकी ये अपरिमेय होने के लिए हमने पर्याप्त कारण उसके दे दिए हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, बढ़िया हो गई बातें। ये जो प्रश्न है, छठवां वाला प्रश्न समाप्त होता है, और छठवें का दूसरा वाला पार्ट जो छोड़ा है वो भाग करके आप कर लेना, हो जाएगा। ये अंडर रूट वाला पार्ट हमने बता दिया आपको। देखो क्वेश्चन मुश्किल भले भी लगता है लेकिन है बहुत आसान, और अगर फिर भी आपके लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं, मुश्किल लगता है, तो जो क्वेश्चन हमने बताया आप उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, पुनः करने की कोशिश कीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। अब 7वें प्रश्न में देखते हैं। 7वां और आखिरी प्रश्न है, कह रहे हैं निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में
परमेय निम्नलिखित संख्याओं में परमेय या अपरमेय संख्या का सत्यापन के साथ वर्गीकृत कीजिए। कौन सा परमेय है, कौन सा अपरमेय है। ठीक है, तो पहला वाला जो दिया गया है वो क्या है, सत्यापन भी करना है। 0.5 9 1 8 ये कैसा है, ये है परमेय। ये क्या है, परमेय है। क्यों, क्योंकि इसके बराबर 5 9 1 8 बटे 1 के बाद कितना 0 लिखा जा सकता है, इतना 0 लिखा जा सकता है। क्योंकि इसके ऊपर बार और नहीं है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, बार नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बदल गया, परमेय है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है, बस हो गया, छोड़ दिया। अगला वाला क्या है, 1.01 001 001 1.01 0001 ये क्या है, ये अपरिमेय है, अपरिमेय है। अब लिख दो इसे P बटे Q के रूप में नहीं बदला जा सकता। आप क्या कह रहे हैं, P बटे Q के रूप में बदलने वाली बात नहीं है। क्या है कि ये आवर्ती नहीं है, ये आवर्ती दशमलव प्रसार नहीं है। ये कारण पूछ रहे हैं ना क्यों हो रहा है, ये क्या कहते हैं, आवर्ती दशमलव प्रसार नहीं है, जिस वजह से इसको बटे में नहीं बदल सकते। अब बटे में नहीं बदल सकते तो कैसा हो गया, ये अपरिमेय हो गया। तो पहला और दूसरा दोनों हो गया, बस हो गई बात खत्म। तो आई होप आपने सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी, और अगर हो गई तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर गलती से कोई क्वेश्चन गलत हो गया हमसे यहाँ पे बताने में तो भाई समझ लीजिएगा कि कोई गलती से गलत लिखा गया है। बाकी हमने तरीका एकदम सही बताया है, तरीके में कोई गलती नहीं है। गिनतियों में कोई गलती हो जाए कभी कभी, क्या गलती से कुछ गलत लिख देते हैं, वो हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। और बाकी बात रहे कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करने की, तो आप कर ही दोगे। और चलिए ठीक है, और किसी बात से अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।